आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज तक आपने बहुत सारी भूतिया जगहों के बारे में सुना होगा और बहुत कम लोगों को लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कब्रिस्तान में या सुनसान जगह पर पाए जाते हैं। ये कहानी मेरे एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जो भूतिया है। ये वहम है या हकीकत, ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जिनसे उनका सामना होता है वही बता सकते हैं कि यह सच है या झूठ। ये कहानी मुझे जिसने बताई थी वो रेलवे में स्टाफ का काम करते हैं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जिनके साथ ये घटना हुई थी। ये उस टाइम की बात है जब सर्दियों का मौसम था और मेरे दोस्त की ड्यूटी टाउन से दूर एक छोटे से स्टेशन पर लग गई, जहां दिन में ही ट्रेन जाने के बाद इतना सन्नाटा छा जाता था कि दिन में भी लोग डरने लग जाते हैं। एक छोटे से गांव में होने के कारण यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी और रात को तो ना के बराबर ही लोग ट्रेन में सफ़र किया करते थे। मेरे उन दोस्त का नाम सत्या था। सत्या को सुबह ही फ़ोन आता है कि 5 दिन के लिए स्टेशन पर ड्यूटी दी गई है और वहाँ का रेलवे स्टाफ के और भी 2 लोग हैं जिनको आज रात शादी में जाना है। तो सत्या अकेले ही स्टेशन पर होगा, लेकिन स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर ही एक लड़का और है। वो क्रॉसिंग फाटक पर काम करता है। तो सत्या को उसके बारे में बताया जाता है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो तुम उसे बुला सकते हो। सत्या ने उस स्टेशन के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी। कहा जाता है कि उस स्टेशन पर एक आत्मा भटकती है जो ट्रेन की पटरियों पर इधर उधर भटकती फिरती है। पता नहीं ये सच है या झूठ। सत्या ऐसी बातों को सुन तो रखा था मगर वो विश्वास नहीं करता था। खैर, डरता ज़रूर था। स्टेशन के आगे के गन्ने के खेत पर, जहाँ रात के टाइम अवैध कामों को अंजाम देते हैं, नशे की चीज़ों की तस्करी रात के अंधेरे में और घने खेत की आड़ में किया करते थे लोग। लेकिन वो स्टेशन से आगे होने के कारण सत्या को उससे ज़्यादा डर नहीं था, क्योंकि उसको तो बस स्टेशन पर ही काम करना था। शाम होते ही सत्या सर्दी के कारण अपने गर्म कपड़े पहने और कुछ खाने पीने के सामान के साथ जल्दी ही निकल जाता है। रास्ते में जाते जाते बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन ज़्यादातर वो अवैध चीज़ों की तस्करी की चीज़ें। हालांकि भूत प्रेत से उसे डर तो नहीं था, मगर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो बात भी चल ही रही थी। खैर, लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद उसको एक खेत के अंदर से जाता हुआ रास्ता दिखता है जो बहुत ही सुनसान था और उसी रास्ते से होकर उसको स्टेशन जाना था। सत्या थोड़ी देर रुककर सोचता है कि कहीं ये गलत रास्ता तो नहीं। फिर जल्दी से फ़ोन निकालता है और मैप की मदद से देखता है तो उसको पक्का हो जाता है कि ये वही रास्ता है और फ़ोन को जब जेब में रखकर बाइक रास्ते पर चला देता है। अभी थोड़ी ही शाम हुई थी, फिर भी ये रास्ते इतने सुनसान क्यों है? एक आदमी भी नहीं दिख रहा, इतना अंधेरा भी नहीं हुआ अभी तक। सोचते सोचते वो चले जा रहा था कि तभी एकदम से उसके रास्ते में कोई काली सी बिल्ली उसकी बाइक के बिल्कुल सामने से भागी। बाइक के एकदम से आगे से निकलने के कारण सत्या बाइक पर से कंट्रोल खो देता है और बाइक लेकर वहीं धड़ाम से गिर जाता है। बाइक गिरने से मेन हेडलाइट टूट चुकी थी और बंद हो चुकी थी। सत्या अपने आप को संभालता है और बाइक खड़ी करता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद बाइक चालू हो जाती है, लेकिन आगे की लाइट बंद हो चुकी थी। गुस्से में लाइट पर हाथ मारता है और बाइक को दोबारा चालू करता है। ज़्यादा अंधेरा ना होने के कारण और गुस्से में
बिना लाइट के ही वो बाइक चलाकर स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन की हालत देखकर ही उसके मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है। चारों तरफ खेत और बड़े बड़े गन्ने के खेत, जिनके आर पार कुछ दिख ही नहीं रहा था। उनके बीच ये पुराना सा स्टेशन, एक पीपल का बड़ा सा पेड़ जो खोखला हो चुका था, बहुत सारा सन्नाटा और उसमें बस झींगुरों की गूंजती आवाज़, वो उसको और भी डरावना बना रही थी। प्लेटफॉर्म तो यहाँ था ही नहीं, बस रेलवे की पटरियाँ ही थी। लाइट के नाम पर 2 ही लाइट उसको बता ही गए थे, एक बाहर लगी है और एक स्टेशन के अंदर लगी है, लेकिन उसको भी अंदर से ही चालू करना होता है। सत्य अपने बैग से चाबी निकालता है और दरवाजे के पास जाता है। अभी अंधेरा बढ़ गया था तो ताला खोलने के लिए उसकी फ़ोन की टॉर्च की लाइट जलाना पड़ता है। ये सोचकर जैसे ही फ़ोन निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो जेब में फ़ोन था ही नहीं। हड़बड़ाकर दोनों हाथों से अपने आगे पीछे के दोनों जेबों को चेक करता है। बैग में भी फ़ोन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन नहीं मिलता। फिर सोचता है कि फ़ोन तो रास्ते में ही था, उसी से तो मैं इधर आया। तो फिर फ़ोन कहाँ गया? अपना सिर पीट कर याद करता है तो उसको याद आता है कि उस बिल्ली के कारण बाइक गिर गई थी, तो शायद फ़ोन वहीं गिर गया। थोड़ी टेंशन और डर में वापस जाकर वो फ़ोन लाने की सोचता है, लेकिन बाइक की लाइट भी तो ख़राब हो चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था। बाइक लेकर जाना मुश्किल है। ये सोचकर जैसे तैसे ताला खोलता है तो पास ही में मेन स्विच होता है, जिसको ऑन करके सत्या स्टेशन की लाइट चालू करता है और सुबह ही वो वापस फ़ोन ढूंढने की कोशिश करेगा। यही सोचकर सत्या ने लाइट चालू की और उसके बाद वहाँ रखे चीज़ों पर ध्यान दिया। कुछ फाइल और ज़रूरी कागजात थे। उसके साथ कोने में एक जगह पर एक गद्दा और बिस्तर था, जिससे रात के टाइम ठंड ना लगे, इसलिए पहले से वहाँ के स्टाफ ने वहाँ रख रखे थे। बीच में खिड़की थी जो स्टेशन के पीछे दिखने वाले हवा के लिए बनाई गई थी। सत्या वो खिड़की खोलकर बाइक को देखता है जो पुराने पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी। पीपल को देखकर उसको थोड़ा सा डर लगता है। सर्दी की धुंध के कारण पीपल के पेड़ के पास धुआं सा फैल गया था और वो पुराना पीपल जिस पर कुछ लोगों ने कपड़ों के टुकड़े को बांध रखा था, वो उस पेड़ को और भी डरावना बना रहे थे। सत्या जल्दी से खिड़की बंद कर देता है और अंदर लगी घड़ी में टाइम देखता है तो अभी रात के 9 बजे थे। अभी एक ट्रेन आने वाली थी और उसके बाद दूसरी ट्रेन 11:55 को गहरी रात को आने वाली थी। सत्या वो कोने में पड़े गद्दे को नीचे देखता है और उस पर अपना बिस्तर लगाता है। फ़ोन गिर जाने के कारण अब उसके पास टाइम पास करने के लिए कुछ भी रास्ता नहीं था। थोड़ी देर यूं ही लेटा रहता है और घड़ी को देखता रहता है। कुछ देर बाद ट्रेन आने का टाइम होता है तो वो जल्दी से बाहर आता है और सोचता है कि अगर कोई सवारी गाड़ी से उतरती है तो उसके फ़ोन से घर पर फ़ोन करके सबको बता दूं। थोड़ी देर बाद वहाँ ट्रेन आती है और बड़ी मुश्किल से 1 मिनट ही रुकती है। सर्दी के कारण लोगों ने डिब्बों के दरवाजे बंद कर रखे थे। सत्या ट्रेन के दोनों तरफ बारी बारी देखता है कि कोई सवारी तो उतरी ही होगी, लेकिन गाड़ी चल पड़ती है और वहाँ एक भी सवारी नहीं उतरती। निराश होकर सत्या वापस स्टेशन के अंदर आ जाता है और इस बार अलमारी को खोलने के लिए चाबी ढूंढता है कि कुछ और चीज़ें मिलें जो उसके काम आ सके। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको वहाँ पर पड़ी चाबी मिल जाती है और अलमारी को खोलकर वो अंदर का सामान देखता है। अलमारी के अंदर एक टेलीफोन देखकर वो खुश होता है, लेकिन उसकी वायर ही कटी हुई थी
और उस पर धूल जम चुकी थी। शायद ये बहुत टाइम से बंद पड़ा था। उसके साथ ही एक अलार्म वाली घड़ी पड़ी मिलती है जो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। सत्या उसको बाहर निकालते हुए नीचे देखता है जहाँ एक टॉर्च पड़ी थी जो बंद थी, और वो टॉर्च और घड़ी को बाहर निकालकर अलमारी बंद कर देता है। घड़ी में 11:30 का अलार्म लगाकर वो सोने का फैसला करता है। टॉर्च खोलकर दोबारा देखता है तो टॉर्च भी चलने लग जाती है। अब उसको कुछ राहत मिलती है। दोनों चीज़ें रखकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उसे आ ही नहीं रहे थे, तो वो ऐसे ही लेटे रहता है। थोड़ी देर बाद अब उसको नींद आने लगती है तो उसको पेड़ के टूटने जैसी और गिरने जैसी आवाज़ें आती है। जल्दी से उठकर वो खिड़की से बाहर पीपल के पेड़ की तरफ देखता है, लेकिन ये क्या, पेड़ तो बिल्कुल जैसे का तैसा ही था, तो फिर ये टूटकर गिरने जैसी आवाज़ क्या थी। थोड़ी देर बाद बाहर देखते देखते वो सोचता है कि शायद उसका वहम होगा और दोबारा सोने की कोशिश करता है, लेकिन लगभग 10 मिनट बाद फिर से उसको वैसी ही आवाज़ आती है। इस बार आवाज़ थोड़ी अलग थी, जैसे कोई पटरियों पर पत्थर फेंक रहा हो। इस बार सत्या अपनी टॉर्च उठाकर स्टेशन के बाहर निकलता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं दिखता। थोड़ा डर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अब बैठने लगता है, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि हो सकता है इतने खेतों के बीच में ये रेलवे स्टेशन है तो कोई जानवर होगा, इसलिए दोबारा अंदर जाकर लेट जाता है और आवाज़ को ध्यान देना बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद ही उसकी आंख लगती है कि अलार्म बज उठता है। वो देखता है कि 11:30 बज चुके थे और दूसरी ट्रेन आने में बस अब 25 मिनट ही बाकी रह गए हैं, और उसके बाद सुबह ही ट्रेन है तो आराम से सो जाएगा। ये सोचकर वो लेटा ही रहता है। थोड़ी ही देर में टाइम पास करने के बाद दूसरी ट्रेन का टाइम हो जाता है और सत्या बाहर आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार सत्या ये उम्मीद नहीं करता कि कोई सवारी इस टाइम यहाँ उतरेगी, तो बस ऐसे ही आराम से खड़ा रहता है और ट्रेन आकर पहले जैसे ही 1 मिनट से भी कम रुकती है और फिर चली जाती है। कोई भी सवारी नहीं उतरती। सत्या वैसे ही वापस स्टेशन के अंदर जाने के लिए मुड़ता है तो उसको एक औरत उससे कुछ ही दूरी पर एक तरफ खड़ी हुई दिखती है, लेकिन वो अंधेरे में खड़ी थी। सत्या अपनी टॉर्च से उस पर लाइट मारता है तो देखता है कि एक 29-30 साल की औरत जिसने कुर्ता और घाघरा पहन रखा है और गोद में एक बच्चे को उठा रखा था जो शायद सोया हुआ था, उसको उसने अपने कंधे पर लगा रखा था और घूंघट ओढ़कर खड़ी थी। पैरों में बड़े वाले घुंघरू और पायल बांध रखे थे और चुपचाप वो बस खड़ी थी। सत्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो सोचता है कि शायद ये स्टेशन के दूसरी तरफ उतरी हो और आगे ट्रेन होने के कारण उसको ना दिखी हो और अकेली है, इसलिए मुझसे डर रही है। सोचकर वो आवाज़ लगाता है, कौन हो आप? औरत कुछ नहीं बोलती और वो वहीं खड़ी रहती है तो सत्या उसके पास जाने लगता है, मगर वो औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगती है और उसके घुंघरू की आवाज़ तेज पड़ने लगती है। तो इस पर सत्या कहता है, आप मुझसे डरो मत, मेरी यही ड्यूटी है। आप अकेली आई हैं क्या? आपके साथ कोई नहीं है? आपको गांव में जाना है क्या? इतने सवाल करने के बाद उस औरत ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया तो सत्या कहता है कि उसकी बाइक की लाइट टूट चुकी है, तो अगर आपको दिक्कत नहीं तो वो आपको पैदल ही गांव छोड़कर आ सकता है, बस यही कर सकता है वो। तो इस पर वो औरत बोलती है, साहब मेरा एक बच्चा गुम हो गया है,
तो इस पर सत्या पूछता है, कहाँ गुम हो गया? तो इस पर औरत कुछ नहीं बोलती और घूंघट में ही अपना सिर झुकाकर खड़ी रहती है। सत्या दोबारा पूछता है, कहाँ गुम हो गया आपका बच्चा? आपने तो गोदी में उठा रखा है। तो इस पर औरत बोलती है, मेरा दूसरा बच्चा, और पटरियों की तरफ इशारा करके बोलती है, वहाँ पत्थर उठा कर रखा था तो पता नहीं कहाँ चला गया। सत्या बिना टाइम खराब किए टॉर्च से खेतों की तरफ लाइट मारकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ तो कांटेदार तार लगे थे जिसके अंदर से किसी का खेतों के अंदर जाना तो नामुमकिन था। तो सत्या दोबारा उस औरत से पूछता है, आपने अपने बच्चे को किस तरफ जाते देखा था आखिरी बार? तो वो औरत कुछ भी नहीं बोलती और रोने लग जाती है। सत्या को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो औरत को चुप कराने की कोशिश करता है और बोलता है, आप स्टेशन के अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है, मैं आपके बच्चे को ढूंढता हूँ। तो इस पर औरत कहती है, अंदर लाइट जल रही है, मैं अंदर ऐसे नहीं जा सकती। ये बात सुनकर सत्या को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो पूछता है, क्यों? लाइट जल रही है तो आप अंदर क्यों नहीं जा सकते? तो इस पर औरत चुप रहती है। सत्या दोबारा पूछता है, आप अंदर आ रही हैं? तो इस पर औरत बोलती है कि जिस ओढ़नी से उसने घूंघट कर रखा है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और ज़्यादा लाइट में जाने पर उसका चेहरा दिख जाएगा। ये सुनकर सत्या को हंसी आ जाती है और वो कहता है, तो क्या हुआ, मैं शहर का हूँ, मैं इन घूंघट प्रथाओं पर नहीं मानता। तो इस पर वो औरत बोलती है, हम अपनी पति के अलावा और किसी को चेहरा नहीं दिखा सकते। सत्या को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया तो उसको एक ही रास्ता दिखा। उसने कहा, ठीक है, मैं लाइट बंद कर देता हूँ, आप अंदर आ जाओ, बाहर ठंड की वजह से आप बीमार हो जाओगे। सत्या लाइट बंद कर देता है और फिर धीरे धीरे वो औरत अपना बच्चा लेकर स्टेशन के अंदर चली जाती है और स्टेशन के अंदर छोड़कर उन लोगों को सत्या बाहर निकलता है और उसके दूसरे बच्चे को ढूंढने की कोशिश करता है। बहुत देर पटरियों पर जाने के बाद भी वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं मिला तो सत्या वापस स्टेशन की ओर निराश होकर आने लगा। तो उसने पाया कि वो औरत फिर से स्टेशन के बाहर ही खड़ी है। सत्या ने कहा, मैडम आप जो भी हो मुझे माफ़ करें, लेकिन यहाँ कोई बच्चा नहीं है। आपको ठीक से याद तो है ना कि आपका बच्चा कहाँ गुम हुआ है? उस औरत ने दोबारा वही कहा कि वो पटरियों पर से पत्थर उठाकर मार रहा था। सत्या को अब उसकी बकवास बातें सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, मुझे नहीं पता फिर आपका बच्चा कहाँ गया। आप अपने घर जाना चाहती हैं तो मैं छोड़ आऊँगा, सुबह ढूंढ लेंगे आपके बच्चे को। लेकिन उस औरत ने जाने से मना कर दिया तो सत्या ने कहा, ठीक है फिर आप ही ढूंढ लो, मुझे तो नहीं मिला और मुझे चैन की नींद सोने दो, बहुत रात हो गई है। ये बोलकर सत्या स्टेशन के अंदर आकर लेट जाता है और उसको वापस से उस औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। सत्या थक हार कर वापस स्टेशन के बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। जब उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसको पता चला कि ये आवाज़ स्टेशन के पीछे पीपल के पेड़ के पास से आ रही है। तो सत्या जल्दी से उस पीपल के पेड़ के पास गया। वहाँ वही औरत पेड़ की तरफ मुंह करके खड़ी थी और रोए जा रहे थे। तो इस पर सत्या ने कहा, मैंने आपको बोला ना सुबह आना, आप क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? मुझे अब नींद आ रही है और गुस्सा भी, आप जाओ यहाँ से। तो वो औरत रोने की आवाज़ कुछ अजीब सी बदल गई और तेज चीखें निकालने लगी जो सत्या के कान को बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसने कहा, चुप हो जाओ, मेरा पति भी मुझ पर बहुत गुस्सा करता था, मुझे मारता पीटता था। मुझे गुस्सा करने वाले मर्द बिल्कुल नहीं पसंद।
उसके इतना कहते ही एक तेज हवा का झोंका सा आया और जिस कपड़े से उसने अपने बच्चे को लपेट रखा था वो उड़कर नीचे गिर गया। लेकिन ये क्या, वो तो बस एक कपड़ा था, उसमें कोई बच्चा तो था ही नहीं। ये देख सत्या को और गुस्सा आया और उसने जैसे ही गुस्से से उस औरत को देखा, उस औरत की ओढ़नी जिससे उसने घूंघट कर रखा था वो भी उड़ गई और उसके बाद सत्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का चेहरा आधा कटा हुआ था, आंखें बिल्कुल सफ़ेद, सर से बहुत सारा खून बह रहा था और वो औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसके इतना चीखने से उसके मुंह से खून निकल रहा था। सत्या ये मंजर कभी अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखा था। वो जितना तेज हो सके उतनी तेज रेलवे क्रॉसिंग फाटक की तरफ भागने लगा, क्योंकि वही उसके ज़्यादा पास था और वहाँ एक लड़का भी तो था। तो उसने मदद के लिए वहीं भागना सही समझा। भागते भागते उसको रास्ते में एक बच्चा जो कि बिल्कुल काला था, हाथ में पत्थर लिए खड़ा, पटरियों के बिल्कुल बीच में खड़ा था। सत्या बिना कुछ सोचे दूसरी तरफ से भागना चालू रखा, लेकिन वो बच्चा सत्या को पत्थर फेंक कर मार रहा था। तो सत्या के सिर और पैर में लगा तो सही, उसे दर्द भी हुआ, मगर वो बिना रुके फाटक की तरफ भागता रहा और पीछे से वो बच्चा वहीं खड़ा पत्थर फेंक रहा था जो सत्या को पीठ पर लग रहे थे। जैसे तैसे वो क्रॉसिंग फाटक पर पहुंचा जहां लड़का बैठा हुआ था, आग के तपन ले रहा था। ऐसी हालत में सत्या को देखकर वो लड़का उससे पूछता है कि क्या हुआ आपको, इतनी चोट कैसे लगी। सत्या ने जो भी आप बीती हुई वो उस लड़के को बताया। तो उस लड़के ने सत्या को पानी पिलाया और पास ही में बंद उस छोटे से कमरे में सत्या को ले गया और फिर उसने पूरी कहानी बताई कि दरअसल आज से बहुत साल पहले एक औरत ने अपने बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर उस स्टेशन पर आत्महत्या की थी। दरअसल वो अपने पति के अत्याचार से परेशान थी और उसने ऐसा कदम उठाया, कहते हैं कि तभी से उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।